हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन जीके विद्यालय चैनल। फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम जीके के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, लाइक बिहार एसआई, यूपी एसआई, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस, जो कि ये फ्रेंड्स अपकमिंग एग्ज़ाम है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हुए हैं वो सभी कुछ क्वेश्चन उनमें से प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम बेस्ड हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे सोर्सेज से कलेक्ट किए हुए हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम में उसके आने की संभावना काफ़ी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखना और पूरी देखना, क्योंकि क्वेश्चन सभी काफ़ी अच्छे हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन भी कुछ कुछ क्वेश्चनों की गई है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी दोस्तों एक सब्सक्राइब जो आपका है वो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है और एनर्जी देता है कि मैं और ऐसी वीडियो लेके आता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आरबीआई हेडक्वार्टर मूव्ड फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई इन विच ईयर। क्वेश्चन का मतलब है कि जो आरबीआई था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, वो जो 1935 में बना था, उसका हेडक्वार्टर जो है कलकत्ता से मुंबई कब लेके आया गया? 1935, 1937, 1949 या 1955? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1937 में। 1937 में। अगर मैं आरबीआई की बात करूँ तो हमारे देश का सबसे सबसे बड़ा बैंक है, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, हिल्टन कमीशन के तहत। हिल्टन कमीशन के तहत। और दोस्तों जो आरबीआई है ये मतलब कि नेशनलाइज कब हुआ था? नेशनलाइज यानी कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था इस बैंक का? 1949 में दोस्तों इसका नेशनलाइज हुआ था। अगर मैं 1955 की बात करूं तो जो एसबीआई बैंक बना था दोस्तों, एसबीआई बैंक 1955 में, जिसका पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक था। अगला क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वायसरॉय हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा वायसरॉय है जिसने सबसे लंबे समय तक अपने कार्यरत रहा है? लॉर्ड लिनिथगो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड माउंटबेटन? दोस्तों जो सबसे मतलब कि लास्ट में कैसे सबसे लास्ट जो वायसरॉय इंडिया कौन था? वो लॉर्ड माउंटबेटन था। और मैं बात करूं, ये 1947 के आसपास था। 1944 से 1947 तक का रहा था। अगर तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन ए रहेगा। ऑप्शन ए, लॉर्ड लिनिथगो, 1936 टू 44। 44। तो फ्रेंड डलहौजी की बात करते हैं, ये इसका टाइम पीरियड क्या था दोस्तों? 1853 के आसपास का था, जिसने कि फर्स्ट टाइम इंडिया में रेलवे इंट्रोड्यूस की थी। और लॉर्ड रीडिंग की बात करें दोस्तों, तो लॉर्ड रीडिंग का टाइम पीरियड था 1921 से 1926 तक। 1926 तक। तो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका था? लॉर्ड लिनिथगो। दोस्तों ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वोटिंग राइट है ये क्या है? एक फंडामेंटल राइट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या फंडामेंटल ड्यूटी है? इनमें से कुछ भी नहीं है। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जो वोटिंग राइट्स हैं, यानी कि हमें आर्टिकल 326 के तहत क्या है, जो पर्सन अडल्ट हो चुका है, यानी कि 18 साल का हो गया है, उसको वोट देने का अधिकार है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 26 के तहत। तो दोस्तों इनमें से आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी, यानी कि जो वोटिंग राइट है हमारा, ये कौन सा राइट है? ये हमारा संविधानिक यानी कि अधिकार है। कौन सा? संविधानिक अधिकार। हु वाज द फाउंडर ऑफ मैसूर किंगडम? यानी कि जो मैसूर राज्य था, इसका फाउंडर कौन था? टीपू सुल्तान, निजामुल मुल्क, मुर्शिद कुली खान या हैदर अली? दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, हैदर अली। हैदर अली किसका फाउंडर था? मैसूर किंगडम का था। दोस्तों जो चार एंग्लो मैसूर युद्ध हुए थे, चार एंग्लो मैसूर युद्ध हुए थे, जिसमें पहले एंग्लो मैसूर युद्ध में क्या हुआ था कि हैदर अली की मृत्यु हो गई थी 1762 से 64 के आसपास। और इसके बाद क्या हुआ कि दोस्तों जो टीपू सुल्तान था वो लास्ट इसका क्या क्या कह सकते हैं कि अधिकारी था, जो कि 79 में इसकी मृत्यु हो गई थी। फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में लॉर्ड कार्नवालिस ने इसको मतलब मारा था। अगला करते हैं दोस्तों कि पिच ब्लेंड इज द ओर ऑफ विच मेटल। यानी कि जो पिच ब्लेंड है, इनमें से किस धातु का एक अयस्क है? आयरन, गोल्ड, मर्क्यूरी या यूरेनियम? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यूरेनियम। यूरेनियम इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा दोस्तों होता है? झारखंड के जादूगोड़ा में। झारखंड के जादूगोड़ा
गोड़ा में। पूरे वर्ल्ड में यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है दोस्तों? तो बात करें कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान सबसे बड़ी एक लैंड लॉक कंट्री है पूरे वर्ल्ड की। लैंड लॉक कंट्री मतलब कि जिसके आस चारों तरफ क्या है, कोई भी समुद्री रेखा या नहीं है। अगर मैं दोस्तों मरकरी की बात करूँ तो गैलेना क्या है? मरकरी का क्या है? एक अयस्क है। आयरन का कौन सा दोस्तों है? हेमेटाइट। कौन सा? हेमेटाइट, आयरन पायराइट, ये सब है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क, यानी कि रेशम के उत्पादन में सबसे ज्यादा नंबर 1 पर स्टेट कौन सा है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कर्नाटका। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा, यानी कि इंडिया का 50 नियर अबाउट 56% यानी 51% क्या है दोस्तों, सिल्क पैदा होता है। अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो आंध्र प्रदेश है 35%। 35%। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो दोस्तों नासिक में, अब नासिक का प्याज बहुत मशहूर है, आपको पता ही है। और कपास पूछे कि कॉटन इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है, तो उसका आंसर भी रहेगा महाराष्ट्र। कॉफ़ी पूछे, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ पैदा होती है, तो दोस्तों इसका आंसर है कर्नाटका। कॉफ़ी स्टेट कर्नाटका। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राउरकेला प्लांट ऑफ ओडिशा इज फेमस फॉर, जो राउरकेला प्लांट लगाया था ये किसके लिए फेमस है? केमिकल एंड फर्टिलाइजर के उत्पादन के लिए, आयरन एंड स्टील के उत्पादन के लिए, पेपर या सिलिकॉन? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ये दोस्तों, जो कि उड़ीसा में है, राउरकेला। दोस्तों ये राउरकेला जो प्लांट है इसकी किस देश की हेल्प से मतलब कि ओपन किया गया था? मैंने आपको ट्रिक बताया था दोस्तों, एक एक है बीरू भीरू राज दुबे। क्या दोस्तों बोकारो का किसने बनाया था? रूस ने। भिलाई का भी किसने बनाया था? रूस ने। राउल किला किसने बनाया था दोस्तों? राज्य से जर्मनी, यानी कि राउल किला किसने बनाया था? जर्मनी ने। और दुर्गापुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, किसने? ब्रिटेन ने। किसने? ब्रिटिश ने, यानी कि ब्रिटेन ने बनाया था दोस्तों ये। तो काफ़ी अच्छी ट्रिक है, याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन प्रोफेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे मेन प्रोफेशन लोगों का क्या था? एग्रीकल्चर, हंटिंग, ट्रेड या एनिमल हस्बेंड्री? आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि एग्रीकल्चर क्या था लोगों का, मतलब कि मेन प्रोफेशन था एग्रीकल्चर। दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी खोज किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने, आर डी साहनी, दयाराम साहनी ने की थी। दोस्तों कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ पे मिला हमें? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में हमें कृषि का सबसे प्रथम जो है क्या मिला था? उदाहरण मिला था, मेहरगढ़। अगर पूछे कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछे कि मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सा अनाज उपयोग में लाया गया था, तो उसका आंसर रहेगा चावल। क्या आंसर है दोस्तों इसका? चावल। अगर और भी कुछ फैक्ट्स की बात करूं मैं दोस्तों आपको, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है अगर पूछता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है दोस्तों? मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहन जोधपुर, जिसे मृतकों का टीला भी कहते हैं, ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में। अगर पूछे कि भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, याद रखना दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो क्या रहेगा? गुजरात का राखीगढ़। राखीगढ़, जो जो कि सबसे बड़ा क्या क्या है ये स्थल है, घग्गर नदी के किनारे दोस्तों है, घग्गर नदी के किनारे है। अगर दोस्तों और बात करें तो इसमें से मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों, यहाँ का स्नान घर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, स्नान घर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इसके अलावा और बात करें तो सब चावल का प्रथम साक्ष्य, अगर पूछता है कि चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था, तो वो कहाँ मिलेगा? लोथल में। लोथल जो कि सबसे बड़ी बंदरगाह थी दोस्तों उस समय की, लोथल गुजरात में है। अगर मिट्टी पूछे कि मिट्टी के बने हल, मिट्टी के हल कहाँ मिले थे, तो वो कहाँ मिलेंगे दोस्तों? बनमाली में। कहाँ पे? बनमाली में। बनमाली में। दोस्तों ये कुछ फैक्ट थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के, जो बहुत ज़्यादा पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, तो इन सभी फैक्ट्स को याद रखना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अगर एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति की सर्वाधिक स्थल कहाँ पे मिले हैं, कहाँ पे खोजे गए हैं, तो उसका आंसर रहेगा गुजरात में। स्वतंत्रता के पश्चात सबसे ज़्यादा कहाँ पे खोजे गए हड़प्पा सभ्यता के स्थल? गुजरात में। दोस्तों ये सभी फैक्ट्स याद रखना सबको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन करते हैं, इन विच ईयर मैकमोहन लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना वॉज डिसाइडेड, यानी कि जो मैकमोहन लाइन है भारत और इंडिया के बीच में, ये कब निर्धारित की गई थी? 1896, 1914, 1947 या 1906? तो इसका आंसर रहेगा शिमला में दोस्तों, क्या 1914 में। 1914 में क्या है, ये निर्धारित की गई थी मैकमोहन लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पूछे, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो कौन सी दोस्तों? रेड क्लिफ लाइन है। रेड क्लिफ लाइन 1947 में डिसाइड की गई थी। 1846 में क्या है दोस्तों? डूरेंट लाइन डिसाइड की गई थी भारत और इंडिया के बीच, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। अब ये किसके बीच में पड़ती है? चाइना और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पड़ती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी माउंटेन? जो नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत जो कि एक रेसिडुअल फॉर्म ऑफ माउंटेन है, रेसिडुअल, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है? एनामुडी, दोदा बेटा, महेंद्रगिरी या धूपगढ़ी? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दोदा बेटा। ये मतलब कि साउथ साइड की सबसे दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी चोटी है दोस्तों, किसकी है? यहाँ ये कहाँ पे है? नीलगिरी माउंटेन पे है। कहाँ पे नीलगिरी पड़ता है दोस्तों? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में पूर्वी घाट पे, पूर्वी घाट पे। अगर पूछे कि साउथ साइड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों, तो इसका आंसर रहेगा एनामुडी। कौन सा? एनामुडी पश्चिमी घाट पे है दोस्तों। महेंद्रगढ़ी दोस्तों ये क्या है? ये भी एक पूर्वी घाट का एक चोटी का नाम है। धूपगढ़ी क्या है दोस्तों? सतपुड़ा रेंज जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़ी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पासिस ऑफ इंडिया, यानी कि सबसे ऊंचा जो दर्रा कौन सा है भारत का? जोजिला पास, काराकोरम पास, तुजू पास या नथुला पास? तो दोस्तों सबसे ऊंचा जो दर्रा है कौन सा है? काराकोरम है। कौन सा? काराकोरम। जो नाथुला है कहाँ पे दोस्तों? ये सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में। तुजू तुजू कहाँ पे है? मणिपुर में है। तुजू। दीफू कहाँ पे? अगर पूछे दीफू, दीफू पड़ता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और भी दर्रे हैं दोस्तों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको ये पिक में क्लियर किया हुआ है, देख सकते हैं आप। जोजिला हो गया, पीर पंजाल हो गया, काराकोरम हो गया, बनिहाल बुर्जिला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि जम्मू कश्मीर में है। जो नॉर्थ ईस्ट साइड के दोस्तों ये याद रखना कि जो बोमडिला हो गया, यांगपा और दीफू, ये तीनों कहाँ के हैं? ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। कहाँ के दोस्तों? अरुणाचल। तुजू कहाँ का है? मणिपुर का है तुजू। नाथुला झेलपा कहाँ का है? सिक्किम का है। और उत्तराखंड का एक मैंने ट्रिक बताया है, नीलिमा, क्या नाम है? नीलिमा, नीति दर्रा, लिपुलेख, माना दर्रा। दोस्तों ये कहाँ का है? उत्तराखंड का है। तो इसी तरह अगर मैं हिमाचल प्रदेश का याद करूँ तो शिरोह, क्या है? शिरोह, हिमाचल प्रदेश का क्या ट्रिक है? शिरोह। शिपकिला दर्रा हो गया, रोहतांग दर्रा हो गया और बाड़ा लाचा, शिरोब, शिरोब, बाड़ा लाचा। अगला क्वेश्चन करते हैं कि सेंटर ऑफ सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन, यानी कि मिट्टी और जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र किस स्टेट में है, या किस स्टेट के सिटी में है? पुणे, हैदराबाद, देहरादून या मैसूर? इसका आंसर है ऑप्शन सी, देहरादून। देहरादून में क्या है दोस्तों? मिट्टी और जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र। अगर पूछे कि रेशम का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, तो वो मैसूर में पड़ेगा। तिलहन का कहाँ पे दोस्तों? तिलहन कहाँ पे? हैदराबाद में है। दोस्तों आपसे अगर पूछे सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, सीरम इंस्टीट्यूट जो इंडिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन प्रोड्यूस करता है, वैक्सीन प्रोड्यूस करता है, तो वो कहाँ पे है? पुणे में है। पुणे में। वायरोलॉजी सेंटर दोस्तों, वायरोलॉजी सेंटर भी कहाँ पे है? वायरोलॉजी सेंटर ये भी पुणे में है। इंडियाज लार्जेस्ट केबल ब्रिज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, जो केबल सबसे बड़ा केबल सेतु बांध किस राज्य में है? गुजरात, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर या मणिपुर? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, गुजरात में।
जो नर्मदा नदी के किनारे आप देख सकते हैं पिक में दोस्तों। अगर पूछे कि इंडिया का सबसे बड़ा बांध या लार्जेस्ट बांध कौन सा है, तो उसका क्या नाम रहेगा दोस्तों? वो कहाँ पड़ता है? आसाम में पड़ता है। जिसका क्या नाम है दोस्तों? भूपेन हजारिका। क्या नाम है? भूपेन हजारिका बांध। भूपेन हजारिका बांध 9.1 किलोमीटर का है। ये सबसे बड़ा बांध। अगर पूछे कि सबसे बड़ी टनल कौन सी इंडिया की है दोस्तों? टनल टनल जम्मू कश्मीर में पड़ती है, नेशनल चेनानी तरंग दोस्तों। नेशनल चेनानी तरंग, इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इन विच यूनियन टेरिटरी इंडियाज मैक्सिमम एससी पॉपुलेशन लिव, यानी सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियां किस यूनियन टेरिटरी में रहती हैं? दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा, यानी संख्या, यानी नंबर में सबसे ज़्यादा जो एससी पॉपुलेशन कहाँ पे? दिल्ली में रहती है। अगर प्रतिशत वाइज पूछे दोस्तों कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ है एससी का, तो वो कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में क्या है? जीरो है, यानी कोई एक भी एससी यानी कि कोई भी पॉपुलेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं, हु अपॉइंटेड एज अ एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू फिलीपींस, यानी कि जो फिलीपींस का जो भारत तरफ से जो एम्बेसडर दूत राजदूत है, ये किसे बनाया गया है? शंभू एस कुमारन, तरनजीत सिंह संधू, पवन कपूर या रीवा गांगुली दास? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, शंभू एस कुमारन। शंभू एस कुमारन ये यूएसए, ये कहाँ के हैं? जो तरनजीत सिंह संधू ये यूएसए के हैं। पवन कपूर कहाँ के? यूएई के हैं। अगर रीवा गांगुली की बात करें कहाँ के एम्बेसडर दोस्तों? ये बांग्लादेश की हैं, भारत की तरफ से। हु इज द राइटर ऑफ वुहान डायरी बुक? दोस्तों ये रिसेंटली बुक लिखी गई है, जो वुहान डायरी है, ये बुक किसने लिखी है? चेतन भगत, फैंग फैंग, किरण देसाई या रस्किन बॉन्ड? इसका आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दोस्तों, चेतन भगत और रस्किन बॉन्ड ने भी की भी कुछ बुक्स आई हैं, दो तीन, तो इसको भी याद कर जाना, पेपर में जरूर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ फीमेल इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? जो जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी तो उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? 10, 15, 7 और 12? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। कितनी थी महिलाओं की संख्या उसमें? 15 थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल 1/3 पर्सन ऑफ द राज्यसभा रिटायर्ड एवरी 2 ईयर, यानी कि हमें पता है कि हर 2 साल बाद राज्यसभा के 1/3 पर्सन क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है? 89, 80, 83 या 97? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 83 में। 83 में ये बात की गई कि 1/3 पर्सन क्या है? हर 2 साल बाद रिटायर्ड होते हैं। 80 में क्या है दोस्तों? 80 में क्या है? राज्यसभा है। 80 आर्टिकल किससे जुड़ा है? राज्यसभा से जुड़ा हुआ है। 89 किससे जुड़ा हुआ है? राज्यसभा के सभापति से, सभापति और उपसभापति से। 97 में क्या बात की गई कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद संभालते, जब हमारे देश में वेकेंट होता है राष्ट्रपति का पद, तो जब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का पद संभालता है, तो उस समय उसको वेतन किसका मिलता है? राष्ट्रपति का मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति का। तो ये किसमें कहा गया है? 97 में कहा गया है। हाउ मैनी पर्सन ऑफ द राज्यसभा मेंबर हु बिकम प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो कितने लोग थे या रह चुके हैं जो कि राज्यसभा के मेंबर होते हुए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? 4, 3, 5 या 2? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 4, यानी कि इंदिरा गांधी एक थी, इंद्र कुमार गुजराल, आई के गुजराल और एच डी देवी गौड़ा और मनमोहन सिंह। ये 4 लोग थे जो कि राज्यसभा के मेंबर होते हुए भी क्या बने हैं? प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच एसिड ग्लास इज सोल्यूबल, यानी कि इनमें से कौन से अम्ल में जो शीशा है, वो कांच है, वो गल जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोराइड एसिड? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। सबसे खतरनाक जो अम्ल कौन सा दोस्तों? HCl है, जो हमारे पेट में पाया जाता है, खाने को पचाने में हेल्प करता है। अगर पूछे आपके कि कार के बैटरी में कौन सा अम्ल पड़ता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4। नाइट्रिक एसिड क्या है दोस्तों? HNO3। इन दोनों को मिला क्या बनता है? अम्लराज बनता है, जो सोना गलाने के काम आता है। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो हेनरी मोजले का जो पीरियोडिक टेबल था, ऑन विच नंबर, यानी कि किस पे बेस्ड है, यानी कि जो हेनरी मोजले ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था, ये किस पे बनाया था?
किस नंबर के बेस पे? मास नंबर, एटॉमिक नंबर, बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो डोबर्नियर ने बनाया था, जो न्यूलैंड ने बनाया था, जो मेंडलीव ने, ये सब जो बनाए थे पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल किसने बनाया था? दोस्तों डोबर्नियर ने बनाया था 18 आई थिंक 17 के आसपास। तो ये तीनों ने जो परमाणु होते हैं उनके भार के बेस पर बनाया, यानी कि मास नंबर के बेस पे बनाया था, जो यानी कि नंबरों को असेंड किया था पीरियोडिक टेबल में। तो जो जो मोजरे ने जो कि नई आवर्त सारणी बनाई थी 1913 में, ये किस पे बेस्ड दोस्तों? एटॉमिक नंबर पे बेस पे है। टोटल 118 जो एलिमेंट्स हैं उनकी खोज हो चुकी है, जिसमें से क्या 11 91 क्या है, ये मेटल है, 7 क्या है जो मेटल्स और नॉन मेटल दोनों हैं, और इसमें से 20 क्या हैं दोस्तों? नॉन मेटल हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिलता है, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।